एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार हम एक ऊर्जावान उद्यमी, तेज तर्रार निवेशक, साहसी व्यापारी और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन की खोज करेंगे। तो चलिए सीधे उनके संसार में कदम रखते हैं। कुछ जिंदगियां शांत नदियों की तरह बहती हैं और कुछ जिंदगियां तूफानों की तरह होती हैं, आविष्कारों, उथल पुथल और अविश्वसनीय प्रभाव से भरी हुई। शेरविन पेशेवर की कहानी दूसरी श्रेणी में आती है। यह कहानी तेहरान से शुरू होती है, एक ऐसे परिवार से जुड़ी हुई जो खतरे और विस्थापन से गुजरा और फिर महाद्वीपों को पार करके सिलिकॉन वैली के केंद्र तक पहुंची। लेकिन जिसने उन्हें विश्व मंच पर खड़ा किया वह सिर्फ उनके साहसी निवेश या साहसिक तकनीकें नहीं थी, बल्कि कुछ और गहरा था। परिवर्तन की एक बेचैन तलाश, जिसे कभी सराहा गया, कभी चुनौती दी गई, लेकिन जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। और उनकी यात्रा के बीचों बीच एक ऐसा पल आया जिसने दुनिया की नजरों में उनकी छवि बदल दी। हालांकि उसकी सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। 24 मार्च 1974 को शेरविन कोरदारी पेशेवर का जन्म हुआ, एक ऐसी दुनिया में जो पहले से ही जटिलताओं से भरी हुई थी। उनके पिता अब्राहम पेशेवर तेहरान में एक सम्मानित टेलीविजन और रेडियो कार्यकारी थे, जबकि उनकी मां एशरत परिवार को शांत मजबूती से संभालती थी। लेकिन जल्द ही राजनीतिक उथल पुथल ने उनके आरामदायक जीवन को तोड़ दिया। अब्राहम के प्रसारणों में नागरिकों को सुरक्षित रूप से ईरान छोड़ने के निर्देश शामिल थे, एक ऐसा कदम जिसने उनकी जान पर खतरा डाल दिया। इस संकट का सामना करते हुए पेशेवर परिवार ने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया और अमेरिका में नया जीवन शुरू किया। अब्राहम, जो कभी प्रभावशाली मीडिया आवाज थे, अब मैरीलैंड में टैक्सी चलाने लगे और साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी की, फिर से उठ खड़े होने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ। शेरविन त्याग और लचीलेपन से आकार लिए हुए अपने माता पिता की अपेक्षाओं का बोझ अपने साथ लिए हुए थे। वे चाहते थे कि वह चिकित्सा क्षेत्र में जाएं, एक सुरक्षित और सम्मानित रास्ता। मोंटगोमरी ब्लेयर हाई स्कूल में, जो गणित और विज्ञान पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध था, शेरविन ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं कक्षा से बाहर तक फैली हुई थी। जूनियर रहते हुए वे मोंटगोमरी काउंटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के छात्र सदस्य चुने गए। वहां किशोर ही थे कि उन्होंने साहसी पहलें की, शिक्षा कर का प्रस्ताव और यहां तक कि छात्र परियोजनाओं से परोपकारी दान देने को प्रोत्साहित करना। यह नेतृत्व का पहला स्वाद था, विचारों का नीति से मिलना, और इसने उनके भीतर एक चिंगारी जलाई। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में उनकी शैक्षणिक जिज्ञासा और फैली। आणविक कोशिकीय जीव विज्ञान में स्नातक करते हुए उन्होंने मैगेनिन पेप्टाइड्स पर शोध किया, जो बाद में इस्तांबुल प्रोटोकॉल में योगदान बना, जो यातना का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शिका है। विज्ञान उन्हें आकर्षित करता था, लेकिन संचार भी। उन्होंने बर्कली साइंटिफिक की सह स्थापना की, जो अमेरिका की पहली स्नातक समीक्षित शोध पत्रिका थी, जिससे उनके जैसे युवा शोधकर्ताओं को आवाज मिली। उनकी बौद्धिक यात्रा यही नहीं रुकी। उन्होंने बर्कले के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में स्वास्थ्य अर्थशास्त्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी किए। इन अनुभवों ने विज्ञान, सामाजिक भलाई और जिज्ञासा के धागों को बुन दिया, वे धागे जो बाद में उनके उद्यमों में दिखाई दिए। 1990 के दशक के उत्तरार्ध तक इंटरनेट समाज की संरचना को बदल रहा था, और 20 की उम्र पार करते ही शेरविन पेशेवर छलांग लगाने के लिए तैयार थे। 23 साल की उम्र में उन्होंने वेब ओएस की स्थापना की, एक ऐसी कंपनी जो अपने समय से आगे थी। यह इंटरनेट के लिए क्रॉस ब्राउजर इंटरफेस प्रदान करती थी, मूल रूप से एक वेब आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रस्ताव रखती थी, क्लाउड कंप्यूटिंग के आम होने से बहुत पहले। उद्योग पर्यवेक्षकों ने इसे विघटनकारी कहा। हालांकि वेब ओएस 2001 में बंद हो गया, लेकिन इसने हाइपर ऑफिस की नींव रखी। यह असफलता अंत नहीं थी, बल्कि एक बीज थी, यह साबित करने वाला कि वह वहीं संभावनाएं देखते थे जहां अन्य सीमाएं देखते थे। 2001 में उन्होंने वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर सीजेस कैपिटल की सह स्थापना की, ताकि शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स में धन लगाया जा सके। उसी समय उन्होंने आयन साइड इंटरैक्टिव शुरू किया, जो हैंडहेल्ड डिवाइसों के लिए उन्नत 3D ग्राफिक्स और AI पर काम करता था, और एप्लीकेशन कॉर्पोरेशन बनाने में मदद की, जिसने हाइपर ऑफिस मैसेजिंग सूट बनाया। शुरुआती 2000 का तकनीकी उभार उनकी बेचैन रचनात्मकता से मेल खाता था। जल्द ही उनके उद्यम बड़े और अधिक दृश्यमान हो गए। वेबसिंक के संस्थापक अध्यक्ष, COO एंड बोर्ड सदस्य के रूप में उन्होंने कंपनी को एक लोकप्रिय सोशल पब्लिशिंग समुदाय में बदल दिया। 2008 में उन्होंने
वेब्स से सोशल गेमिंग नेटवर्क एसजीएन को अलग किया, बड़े निवेश जुटाए और उसे बढ़ने में मदद की, जब तक कि 2011 में माइंडजोल्ट ने उसका अधिग्रहण नहीं कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने मोजिला कॉरपोरेशन के साथ काम किया और मेनलो वेंचर्स से जुड़े, जहां उनका प्रभाव और गहरा हुआ। मेनलो में उन्होंने टम्बलर, वॉर्बी पार्कर और मशीन जोन जैसी कंपनियों में निवेश का नेतृत्व किया। विशेष रूप से उन्होंने उबर के सीरीज भी निवेश में मेनलो की भूमिका निभाई, एक शुरुआती दांव जिसने परिवहन उद्योग को बदल दिया। उन्होंने मेनलो टैलेंट फंड भी शुरू किया ताकि शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को सहयोग मिले और सिलिकॉन वैली की पारिस्थितिकी मजबूत हो। 2013 तक शेरविन पेशेवर कुछ अपना बनाने के लिए तैयार थे। स्कॉट स्टैनफोर्ड के साथ साझेदारी करके उन्होंने शर्पा कैपिटल की स्थापना की, एक वेंचर कैपिटल फर्म जिसे सिर्फ स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए बनाया गया था। उनका पहला निवेश बैकवर्म्स में था, जिसने एक ऐसे पोर्टफोलियो की शुरुआत की जिसमें जल्द ही एयरबीएनबी, उबर और मंचेरी जैसे दिग्गज शामिल हुए। कुछ ही वर्षों में शर्पा ने करोड़ों जुटा लिए। 2014 में $154 मिलियन का फंड बंद किया और 2016 में 2 नए फंड से $470 मिलियन जोड़े। 2017 के मध्य तक निवेशकों का भरोसा शर्पा के फंड को लगभग $640 मिलियन तक पहुंचा चुका था। पेशेवर सिलिकॉन वैली में एक शक्तिशाली शख्सियत बन चुके थे, सहज ज्ञान, धन और मार्गदर्शन का संगम। लेकिन उबर के साथ उनकी भूमिका ने उनके प्रभाव का एक और आयाम उजागर किया। 2013 से रणनीतिक सलाहकार और बाद में 2015 तक बोर्ड ऑब्जर्वर के रूप में वे कंपनी की अशांत यात्रा में गहराई से जुड़े। जब पूर्व सीईओ ट्रेविस कलानिक आलोचना के घेरे में आए तो पेशेवर मजबूती से उनके साथ खड़े रहे, यहां तक कि उबर शेयरहोल्डर एंड अलायंस बनाकर बेंचमार्क कैपिटल की कानूनी कार्रवाइयों का मुकाबला किया। उन्होंने याचिकाएं दाखिल की, कलानिक का बचाव किया और उबर की शेयरधारक संरचना को प्रभावित करने के लिए लड़े। यह निष्ठा के साथ मिला हुआ समर्थन था। यह दर्शाता हुआ कि वे उन कारणों और व्यक्तियों के लिए तूफान में खड़े होने को तैयार थे जिन पर उन्हें विश्वास था। उसी भावना ने उन्हें उनकी सबसे साहसी तकनीकी पहल तक पहुंचाया, हाइपरलूप वन। एलन मस्क की चुनौती से प्रेरित होकर उन्होंने 2014 में जोश गिगेल और ब्रोगन बामब्रोगन के साथ हाइपरलूप वन की सह स्थापना की। शेरपा कैपिटल ने पहले $37 मिलियन के निवेश दौर का नेतृत्व किया। सपना बेहद साहसी था, एक लगभग सुपरसोनिक परिवहन प्रणाली जो शहरों और अर्थव्यवस्थाओं को बदल सकती थी। जल्द ही आंतरिक संघर्ष शुरू हो गए, जिसके कारण बामब्रोगन को जाना पड़ा। 2017 में रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन ग्रुप ने निवेश किया और कंपनी का नाम बदलकर वर्जिन हाइपरलूप वन कर दिया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद पेशेवर खुद हाइपरलूप वन और शेरपा कैपिटल दोनों से इस्तीफा दे दिया, आरोपों की वजह से जिनसे उनकी उपलब्धियों पर साया पड़ गया। वे आरोप यौन दुराचार के 2017 में सामने आए और उनकी प्रतिष्ठा को हिला दिया। लंदन में उन्हें बलात्कार के आरोप में थोड़ी देर हिरासत में रखा गया, लेकिन सबूत न मिलने पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि यह उनके खिलाफ एक स्मीयर कैंपेन थी, जिसे पत्रकारों के बीच प्रसारित एक जाली पुलिस रिपोर्ट ने हवा दी। पेशेवर ने निषेधाज्ञाएं मांगत में दायर किए और अपना नाम साफ करने के लिए लड़े। उन्होंने डिफाइनर्स पब्लिक अफेयर्स जैसी कंपनियों पर झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया, यहां तक कि उन्हें रूसी एजेंट बताने की साजिश तक कही। हालांकि उनका मुकदमा 2018 में खारिज कर दिया गया, लेकिन उन्होंने सच्चाई का पता लगाने का प्रयास जारी रखा। यह एक उथल पुथल भरा अध्याय था, जो यह दर्शाता था कि सार्वजनिक छवि कितनी नाजुक हो सकती है और उन्होंने अपनी रक्षा कितनी दृढ़ता से की। विवादों के बावजूद पेशेवर का प्रभाव निस्संदेह था। उन्हें 2016 में एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अमेरिकी सरकार द्वारा आउटस्टैंडिंग अमेरिकन बाय चॉइस घोषित किया गया और राष्ट्रपति ओबामा ने उन्हें जे विलियम फुलब्राइट फॉरेन स्कॉलरशिप बोर्ड में नियुक्त किया। उन्होंने ओबामा के समिट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप में भाषण दिया, यूएन फाउंडेशन के ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स काउंसिल में सेवा की और वैनिटी फेयर के न्यू एस्टैब्लिशमेंट और फोर्ब्स मिड्स लिस्ट में स्थान पाया। व्यवसाय से परे उनमें सक्रियता और सामाजिक परिवर्तन का जुनून था। 2011 में मिस्र की इंटरनेट बंदी के दौरान उन्होंने ओपन मेश प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि विकेंद्रीकृत नेटवर्क बनाए जा सकें। उन्होंने अरब स्प्रिंग के दौरान काहिरा की यात्रा की और देखा कि तकनीक ने जमीनी आंदोलनों को कैसे प्रोत्साहित किया। अमेरिका में उन्होंने स्टार्टअप वीजा एक्ट का समर्थन किया, जो अप्रवासी उद्यमियों की वकालत करता था। 2016 में
उन्होंने एक मोबाइल ऐप का प्रस्ताव रखा ताकि पुलिस ट्रैफिक स्टॉप्स के दौरान तनाव कम हो सके और बेहतर संचार के जरिए हिंसा को घटाया जा सके। उन्होंने बराक ओबामा और बाद में हिलेरी क्लिंटन के अभियानों के लिए धन जुटाया और यहां तक कि कैलिफोर्निया स्वतंत्रता आंदोलन का भी समर्थन किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अलगाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाने की पहल थी। उनकी परोपकारी प्रवृत्ति गहरी थी। बर्कले में उन्होंने बच्चों के अस्पतालों में स्वयं सेवा की और बोस्निया में युद्धग्रस्त डॉक्टरों की मदद करने का प्रयास किया। बाद में उन्होंने इनविजिबल चिल्ड्रन चैरिटी गर्ल्स क्लब्स ऑफ अमेरिका जैसी संस्थाओं का समर्थन किया। उन्होंने कला और शिक्षा गैर लाभकारी संस्थाओं के बोर्डों में सेवा की। 1% ऑफ नथिंग की सह स्थापना की ताकि स्टार्टअप्स को चैरिटीज से जोड़ा जा सके और 2013 में साइरस प्राइज शुरू किया ताकि ईरानी आविष्कारकों को अनुदान दिया जा सके। उनका देने का भाव सिर्फ पेशेवर नहीं था, यह उनके एकल पिता के रूप में भूमिका तक फैला हुआ था, जहां उन्होंने 2 बच्चों की परवरिश समर्पण और देखभाल के साथ की। सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने के बाद भी उनके निवेश उद्योगों को आकार देते रहे। गैमेटो में दवा खोज, लिमिट ब्रेक में मनोरंजन सॉफ्टवेयर, टेराफॉर्मेशन में पर्यावरण सेवाएं और न्यू लाइफ में स्वास्थ्य सेवा। उनकी पहुंच विज्ञान, तकनीक और स्थिरता तक फैली हुई थी। उन्होंने ब्रेनर ट्रस्ट, एशियरी मानव पूंजी, आवर्ड हैबिटास, अतिथि सत्कार, माइक्रोमोबिलिटी.com वही ऑटोमोबाइल सेवाएं एंड कॉइन माइन सुश हार्डवेयर जैसी कंपनियों में निवेश किया। उन्होंने लाइटफील्ड लैब का समर्थन किया जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य के उत्पाद बना रही थी। उनका हर निवेश इस विश्वास की गूंज था कि नवाचार जब साहसी सपने देखने वालों के हाथों में हो तो दुनिया बदल सकता है। शेरविन पेशेवर की जिंदगी अतियों का एक वृत्तांत लगती है। आप्रवासी शुरुआत, दूरदर्शी उद्यम, वैश्विक मान्यता, कठिन विवाद और टिकाऊ निवेश। इसके मूल में आप्रवासी कहानी है। एक परिवार जिसे उजाड़ा गया, एक लड़का जो दृढ़ रहा और एक आदमी जिसने दशकों तक बार बार खुद को और अपने काम को बनाया। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि महानता अक्सर तूफानों के साथ आती है और तूफान चाहे कितने भी प्रचंड हों, दृष्टि की छाप को मिटा नहीं सकते। उनकी अधूरी कहानी कंपनियां या पुरस्कार नहीं है, न ही विवाद, बल्कि यह सवाल है कि वे आगे क्या बनाने का चुनाव करेंगे और इतिहास अंततः उन्हें कैसे याद करेगा। कुछ जिंदगियां शांत नदियों की तरह बहती हैं, पूर्वानुमेय और स्थिर, और कुछ जिंदगियां तूफानों की तरह होती हैं, आविष्कारों, उथल पुथल और अविश्वसनीय प्रभाव से भरी हुई।